नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमर त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। देहरादून में जन संगठनों की ओर से सर्वदलीय बैठक, सामाजिक और राजनीतिक संगठनों की बैठक, सपा के राष्ट्रीय सचिव रहे मौजूद। कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। नैनीताल में गुलदार ने फैलाया अपना आतंक, पिछले 3 दिनों में 2 महिलाओं को बनाया निवाला। वन विभाग ने लगाया गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा। देहरादून में पुलिस को मिली सफलता, इनामी बदमाशों को किया गिरफ्तार। रिलायंस ज्वेलर्स में से करोड़ों के माल पर किया था हादसा। देहरादून में पीओपी परेड का हुआ आयोजन, नवयुवाओं को सेना में कमिश्नरेट देने का रखा गया कार्यक्रम। मिलिट्री इंटेलिजेंस को मिला संदिग्ध युवक, परेड के लिए कोई भी आधिकारिक पास नहीं। देहरादून में सरकारी अस्पतालों में कर्मचारियों की चल रही भारी कमी, मरीजों को खासी दिक्कतों का करना पड़ रहा है सामना। खाली पदों पर जल्द हो सकती है भर्ती। रामनगर में गन्ने के खेत में मिला घायल गुलदार, सूचना पर वन विभाग में मचा हड़कंप। उपचार के लिए ले गए रेस्क्यू सेंटर रानीबाग। अवैध खनन को लेकर बड़ी कार्रवाई, एसडीएम अजय वीर सिंह ने उठाया कदम। ओवरलोडिंग कर रहे 6 डंपरों को किया सीज। रामनगर में ठंड के बाद गरीबों की मदद को लेकर समाज सेवी ने बढ़ाया कदम। कई गरीब असहाय लोगों को सर्दी बढ़ने के साथ ही बांटे कंबल। उत्तराखंड के बीजेपी के पूर्व मंत्री का हुआ निधन, लंबे समय से चल रहे थे बीमार। बीजेपी में दौड़ी शोक की लहर। उधम सिंह नगर में ट्रिपल तलाक में सायरा बानो बनी मसीहा, मुस्लिम परिवारों को दिलाया इंसाफ। कुप्रथा के खिलाफ जीती जंग। 2 मिनट में 10 खबरों के बाद अब रुक करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी कुछ अहम खबरों की ओर। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि उत्तराखंड पूरे विश्व के लिए विकास का उदाहरण बनने जा रहा है। उत्तराखंड ऐसा राज्य है जो प्राकृतिक सौंदर्य को प्रभावित किए बगैर ही उद्योग को भी साथ जोड़ सकता है। सीएम धामी ने लिखा कि गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व में हमारी डबल इंजन सरकार उत्तराखंड में विकास की सभी संभावनाओं को साकार करने हेतु धरातल पर सतत क्रियाशील है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री और भाजपा सरकार पर निशाना साधा, जिसको लेकर मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि प्रधानमंत्री को ये अंदेशा हो गया है कि ये 3,30,000 करोड़ का ढोल बजाया जा रहा है, लेकिन निवेश धरती पर नहीं उतरेगा। कहीं से कहीं तक नहीं, खुद प्रधानमंत्री को ये अंदेशा शायद हो गया है कि ये 3.5 लाख करोड़ की तो केवल गाल बजाया जा रहा है, ये निवेश धरती पर उतरेगा नहीं। इसीलिए प्रधानमंत्री ने पूरे इन्वेस्टर समिट को एक नया रंग दे दिया कि उत्तराखंड को टूरिस्ट डेस्टिनेशन या फिर वेडिंग डेस्टिनेशन बनाया जाना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी से और समूची भाजपा से पूछना चाहती हूँ, क्या आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इस लायक है कि आप यहाँ पर शादियाँ करवा सको नामी गिरामी लोगों की? क्या आपकी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इतनी मुस्तैद है? क्या आपके पास इतने लोगों के रहने टिकने की व्यवस्था है? हमने देखा पिछले दिनों आप ही के कार्यकाल में साउथ अफ्रीका से गुप्ता बंधु आए, औली में कितनी वो गंद फैला के गए। उस गंद को उठाने में, समेटने में हफ्तों लग गए, पूरा सरकारी तंत्र उस पर लग गया, पर्यावरण को भारी नुकसान हुआ। तो क्या हम इन लोगों की वेडिंग कराने के लिए तैयार हैं? अतिथि आएंगे तो उनके रहने खाने के लिए भी इंतजाम होना चाहिए। यहाँ एक GMVN का कमरा तक नहीं मिलता है तो उसमें सुख सुविधाओं का अभाव होता है। तो ऐसे में क्या सोचकर प्रधानमंत्री ने वेडिंग डेस्टिनेशन की बात करी? क्योंकि 3.5 लाख करोड़ तो अपने आप में काफी हैं। यदि भाजपा की बातों को, सरकार की बातों को सच भी मान लिया जाए और ये निवेश वाकई धरातल पर उतरेगा, तो फिर उसके बाद वेडिंग डेस्टिनेशन बनाए जाने की कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक ब्ल्यूटिया ने इन्वेस्टर समिट को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस तरह के MOU सरकार करती रहती है, लेकिन कितने MOU को धरातल पर उतारा जाता है, ये महत्वपूर्ण है। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। क्या कुछ रहा इस बातचीत में, वो सुनिए। नमस्कार, स्वागत है जनता टीवी में और मैं हूं आपके साथ संजय प्रसाद। उत्तराखंड में आजकल इन्वेस्टर समिट सुर्खियों का विषय बना हुआ है। जी हां, उत्तराखंड में चल रहे इन्वेस्टर समिट में
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम जो बड़ी हस्तियां हैं वो उत्तराखंड में मौजूद हैं, और क्या इन्वेस्टर समिट में होने जा रहा है और कितना फायदा इन्वेस्टर समिट को लेकर उत्तराखंड का होगा, ये तो भविष्य की गर्त में छिपा है। और इन्हीं सब बातों को जानने और इसी पर बात करने हम पहुंचे हुए हैं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलोटिया जी के पास। सर, स्वागत है जनता टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी, उत्तराखंड में एक बहुत बड़े लेवल पे इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री धामी ने इसका प्रतिनिधित्व किया। और क्या लगता है आपको, क्या है इन्वेस्टर समिट और किस तरीके से उत्तराखंड में ये काम करेगा? देखिए, कई महीनों से हम देख रहे हैं कि एमओयू साइन किए जा रहे हैं, और एमओयू क्या है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। उसमें जो इन्वेस्टर है वो लिखता है आई विश टू इन्वेस्ट, यानी कि मैं इच्छा रखता हूं इन्वेस्ट करने की। सरकार के पास कोई ठोस रोड प्लान मैप नहीं है। धरातल पे ये जितने भी एमओयू किए हैं किस तरह से धरातल पे उतरेंगे, और इस एमओयू में 1 साल का 12 महीने का समय है। ये एमओयू की जो समय सीमा है वो 1 साल के लिए वैलिड है, लेकिन मैं देख रहा हूं महीने तो ऐसे ही बीत गए। तो धरातल पे मेरा सवाल है आपके माध्यम से कि इतने एमओयू साइन तो हो गए, लेकिन धरातल पर कार्रवाई शुरू हुई नहीं हुई, इसके बारे में श्वेत पत्र जारी करे सरकार। जनता के पैसा जो जनता के हितों में लगना चाहिए था, रोडें सड़कों के निर्माण में लगना चाहिए था, गड्ढा युक्त सड़कें हैं, अस्पताल नहीं है, शिक्षा के संस्थान की स्थिति जर्जर हो चुकी है, बेरोजगार पलायन कर रहा है, और तमाम समस्याएं हैं। महंगाई इतनी बढ़ते जा रही है अभी, क्योंकि ये प्रदेश जो है इवेंट का प्रदेश बन चुका है। आप होर्डिंग में इतना खर्चा कर रहे हैं, इवेंट में। अब परसों का जो कार्यक्रम, जो आज और कल का कार्यक्रम था समिट, उसमें किस तरह से जनता की गाड़ी कमाई को जो बर्बाद किया गया। इससे पहले जो आपकी ईजा बैणी का जो आयोजन किया गया, किस तरह से सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया, अपने को महिमा मंडित करने के लिए आपने सरकारी खजाने का इस्तेमाल किया। इसी तरह आपका जो समिट भी है, अभी आप रोडों पे विदेशों में रोड शो करके आप लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। बेहतर होता रोड शो करने के बजाय आप अपना एक प्लान, अपनी योजना को लोगों तक पहुंचाते, जिससे कि प्रदेश का जो है धन की बर्बादी भी नहीं होती और लोग उसको अप्रिशिएट भी करते। हमारे पास 67% फॉरेस्ट लैंड है, हमारे पास उसके बाद बैरन लैंड आती है, उसके बाद कृषि भूमि आती है। हमारे पास जगह कितनी है? पहले तो ये जारी करें जनता के सामने कि हमारे पास इतनी लैंड है, इतनी जगह पर है, तो बाहर जाने की जरूरत ही क्यों है? हमारे उत्तराखंड में लोग सक्षम है, वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सरकार बताए उनके लिए योजना क्या है। तो मैं नहीं समझता कि जो जितने ये दिखाया जा रहा है इसमें से ये सफल होगा, लेकिन मेरी शुभकामनाएं हैं। यदि प्रदेश हित में सरकार कुछ कर पाती है तो मेरी शुभकामनाएं उनको, लेकिन ये सिर्फ 2024 का एजेंडा बन के ना रह जाए। सच्चाई यही है कि 2024 का एजेंडा बनाया जा रहा है, धन का दुरुपयोग किया जा रहा है, महिमा मंडित कार्यक्रम हो रहे हैं, और जिसमें करोड़ों करोड़ रुपया जो है बर्बाद हो रहा है। मां बहनी के कार्यक्रम में कोई भी ऐसा तोहफा मां बहनों को नहीं देके गए, और जो भी इन्वेस्टर समिट, ये 1 साल का करार है, 1 साल का एमओयू है, 1 साल में कितने महीने निकल गए आप हमें बता दीजिए। कितनी जो एमओयू जितने भी इंडस्ट्रीज ने साइन किया है, जितने भी प्रोजेक्ट्स वालों ने साइन किया है, कितनों ने जमीनी स्तर पर काम शुरू कर दिया? हमें उसका श्वेत पत्र जारी करके बता दीजिए, मैं तो स्वागत करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलोटिया, जिन्होंने साफ तौर पर सरकार को घेरते हुए कहा है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस तरह की रणनीति बनाई जा रही है, या महिमा मंडन का ये जो कार्यक्रम है ये कराया जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन्वेस्टर समिट से उत्तराखंड को कितना फायदा मिलता है और कितने इन्वेस्टर्स उत्तराखंड आके अपना रोजगार स्थापित करते हैं। जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद, हल्द्वानी से। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर छापेमारी में बेहिसाब नकदी बरामद हुई है। धीरज साहू की काली कमाई की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। अब इसी मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। भाजपा ने धीरज साहू को लेकर कांग्रेस की घेराबंदी शुरू कर दी है। बीजेपी के केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसी कड़ी में कांग्रेस पर हमला बोला, और मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि 2014 से पहले कांग्रेस लगातार घोटालों में लिप्त रही।
अजय भट्ट ने कहा कि इस पूरे मामले पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी चुप क्यों हैं। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस को इंडियन नेशनल करप्ट पार्टी बताया है। 2014 से देश की क्या स्थिति थी, 2014 के बाद मोदी जी के आने के बाद आज क्या हो रहा है। कांग्रेस और करप्शन एक दूसरे के पर्यायवाची पहले भी थे और आज फिर बने हुए हैं। इतनी शक्ति पर भी आप देखिएगा, सांसद धीरज साहू के प्रतिष्ठान से, उनके घर से 210 करोड़ रुपए अभी तक प्राप्त हो चुके हैं, जिसकी मशीनें भी खराब हो गई। और जिन बैग में पैसे भरकर बैंक को ले जाने थे, बैग भी कम पड़ गए, ट्रक लगाए गए, ट्रकों के माध्यम से गए। आखिर किसका पैसा था, कैसे आया? देश का, आम गरीब का, आम नागरिक का पैसा था। अकेले 2014 के बाद आज ही नहीं हुआ है, बल्कि 8 या 10 प्रतिष्ठान और प्रतिष्ठित जो जिनको कांग्रेस के लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, उनके घरों और उनके प्रतिष्ठानों से ये धनराशि निकली है, जो दीमक की तरह से देश को चूस रहे हैं, चाट रहे हैं, उनसे देश को बचा रहे हैं। तो आज मोदी जी बचा रहे हैं। और बड़े खेद की बात है कि कांग्रेस के नेता जो एक बहुत बड़े घोटाले में, एक न्यूज चैनल कहे या न्यूज पेपर कहे, किसी के घोटाले में मेरा नाम लेना उचित नहीं है, अभी बहुत बड़ी जमानत पर छूटे हैं, बहुत बड़ा करोड़ों का घोटाला है, वो आज करप्शन की बात करते हैं। जो उनके साथ रात दिन चल रहे हैं, उनकी यह हालात है। आपने देख लिया है, जो साहू सांसद हैं, लोकसभा तो जीते नहीं, लेकिन 2010 से 2023 चल रहा, अभी लगातार सांसद राज्यसभा में आ रहे हैं। राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा करी थी, एक किस्म से तो तोड़ने के लिए कर रहे थे, वो जातिवाद, क्षेत्रवाद, तरह तरह की वादे फैला रहे थे, लेकिन जो भारत जोड़ो यात्रा नाम दिया, उसके राइट हैंड, कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले यही साहू साहब थे, जिनके घर से आज पैसा लाए हैं। और ये कांग्रेस के बहुत बड़े फाइनेंसर के रूप में भी जाने जाते हैं। और कष्ट की बात है, अभी तक न तो खड़गे साहब बोले हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, न सोनिया गांधी जी बोली हैं, न राहुल गांधी जी बोले हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के ठिकानों पर छापे मारकर, और ये देश की पहली वैधानिक कार्रवाई है जिसमें कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के घर से 500 करोड़ से अधिक की गिनती जारी है, इसलिए अभी 500 करोड़ की जानकारी वो आपके सम्मुख रख रहा हूँ। ये पैसे पकड़े गए और मैं आज इस बात को कह रहा हूँ कि अब कांग्रेस का नाम नेशनल करप्ट पार्टी ये हो चुकी है। और भारतवर्ष के अंदर, कि 60 वर्षों के अंदर कांग्रेस के शासन में जो भ्रष्टाचार केवल दबे के रूप में होता था, आज मोदी जी एक एक करप्ट को सामने ला रहे हैं और इसमें कांग्रेस के लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं। खासतौर पर जो इंडिया गठबंधन बना था, उसके भी अनेकों घोटालों की चर्चा मैंने आज आप सबके सम्मुख रखी है। मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी के शासनकाल में कोई भ्रष्टाचारी अब बख्शा नहीं जा सकता, यही मोदी की गारंटी है। ट्रिपल तलाक से निजात दिलाने वाली सायरा बानो ने कई मुस्लिम परिवारों को इंसाफ दिलाया है। आपको बता दें कि सायरा को उनके पति ने टेलीग्राम से तलाकनामा भेजा था। इसके बाद सायरा बानो का घर बर्बाद हो गया था। इन्हीं सबको देखकर सायरा बानो ने और मुस्लिम बहनों के परिवार को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें जीत हासिल की और मोदी सरकार ने ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून भी बना दिया। इसी बीच कुप्रथा के खिलाफ जंग में जीती सायरा बानो को राज्य सरकार ने महिला आयोग की उपाध्यक्ष के पद से नवाजा था। महिला आयोग की उपाध्यक्ष होने के नाते मेरे पास कई फरियादी आए ट्रिपल तलाक से रिलेटेड केस को लेके, और उसमें कम से कम 100-150 ट्रिपल तलाक केस आए। तो उसमें हमने समझौते करवाए और वो खुशी खुशी अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। और कम से कम 500-600 केसों का निस्तारण हम कर चुके हैं। उत्तराखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में से एक और प्रदेश में बीजेपी की बुनियाद को मजबूत करने वाले नेता मोहन सिंह रावत गांववासी का निधन हो गया है। आपको बता दें, मोहन सिंह गांववासी लंबे समय से बीमार चल रहे थे।
वहीं उनके निधन की खबर सुनने से पूरे बीजेपी कुनबे में शोक की लहर है। इस दौरान उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत मोहन सिंह गांव वासी के निधन पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते नजर आए। सरस्वती शिशु मंदिर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बहुत लंबे समय तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया और वो एक ऐसे नेता हमारे थे, मैं कह सकता हूं कि पूरा पहाड़, उत्तराखंड ही नहीं, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, हिमाचल की बात करें, नॉर्थ ईस्ट की बात करें, तो गांवासी जी ने पैदल पूरे पहाड़ को नापा है, कह सकता हूं। बहुत दूरस्थ क्षेत्रों तक वो पैदल चल करके और वहां उन क्षेत्रों को समझने की उन्होंने कोशिश की। हरिद्वार में प्रशासन की लाख सख्ती के बाद भी अवैध खनन पर लगाम नहीं लग पा रही। वहीं इस दौरान गड्ढा मुक्त सड़क अभियान का जायजा लेने निकले एसडीएम अजय वीर सिंह वहीं ओवरलोडिंग कर रहे 6 डंपरों को सीज कर दिया। आपको बता दें कि एसडीएम ने यह कार्रवाई हरिद्वार लक्सर रोड पर स्थित धनपुरा में की। सड़कों के गड्ढे भरने को लेकर की गई कार्रवाई पर एसडीएम ने कहा कि अभी कुछ स्थानों पर गड्ढे नहीं भरे गए हैं। इसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी। हम इसमें 2 तरह की कार्रवाई कर रहे थे। एक तो मैं गड्ढा मुक्त जो हमारा अभियान चल रहा है सड़कों का, वो भी चेक कर रहे थे और साथ साथ जहाँ भी ओवरलोडिंग वाहन मिल रहे हैं पिछले बात खनन वाले, उनको हम लोग ने सीज करे। तो अभी तक हमने टोटल 6 वाहन सीज कर चुके हैं और अभी जो कार्रवाई गतिमान है अगले 3-4 घंटे तक लगातार। सर जो वाहन जो लोडिंग आ रहा है सर, उन पर किस तरह से रोकथाम जो है, किस तरह से रोका जाए, किस तरह के अब तक प्रयास किए जा रहे हैं? टीम्स राउंड पे रहती हैं। इसमें हम लोगों ने एंटी इलीगल माइनिंग हमारी एक पूरी फोर्स है, टीम बनी हुई है जिसमें तरह तरह के डिपार्टमेंट हैं, DRTO हैं, पुलिस है, माइनिंग डिपार्टमेंट है, हम लोग हैं। तो कोई भी 2-3 डिपार्टमेंट जब भी साथ में रहते हैं तो इसकी कार्रवाई लगातार करते हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे मौसम से जुड़ी एक बड़ी खबर की ओर। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में मौसम को लेकर अपडेट दी है। उत्तराखंड में आज मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बारिश और बर्फबारी का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। वहीं इस दौरान तापमान में गिरावट आने की भी संभावना जताई गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसी खबर पर हमारे संवाददाता यशराज आनंद हमारे साथ जुड़े हैं। यशराज, आपसे जानना चाहेंगे मौसम विभाग की ओर से क्या कुछ अपडेट मौसम को लेकर जारी किया गया है? जी बिल्कुल, मौसम विभाग की ओर से लगातार अभी चेतावनी जारी की गई है कि आने वाले दिनों में कुछ दिनों तक लगातार बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क किया है कि लोग ठंडे कपड़े पहन करके घर से बाहर निकलें और पहाड़ी क्षेत्रों में थोड़ी धुंध भी, कुहासे के भी आसार उन्होंने व्यक्त की है। साथ ही साथ स्पष्ट रूप से कहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी अभी देखी जाएगी और बर्फबारी के कारण काफी ज्यादा तापमान में गिरावट आएगी। वहीं यदि मैदानी क्षेत्र की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में भी देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश तरफ उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अभी यहाँ पर भी मौसम में बदलाव आएगा और यहाँ पर भी हल्की बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। साथ ही साथ स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि बारिश होने के कारण, चूंकि पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश हो रही है, उस पहाड़ी क्षेत्रों के बारिश का असर मैदानी क्षेत्रों में भी पड़ेगा और मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश होगी और इस बारिश का असर यह रहेगा कि मौसम के तापमान में काफी ज्यादा गिरावट आएगी। और वहीं उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सुबह और शाम के तापमान में अत्यधिक गिरावट आएगी, यानी कि सुबह और शाम में काफी ज्यादा तापमान नीचे गिर जाएगा, यानी ठंड काफी बढ़ जाएगा। और लेकिन दोपहर जो है, दोपहर में हल्की बारिश होगी और धूप भी बिल्कुल नहीं अभी निकलेगा, ना के बराबर ही धूप समझा जाए कि निकल सकता है। लेकिन मैदानी क्षेत्रों में दोपहर थोड़ी सी गर्म रहेगी, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में दोपहर में भी बारिश होने की संभावना रहती है और पहाड़ी क्षेत्रों में दोपहर में भी ठंड रहेगी। यूं तो अभी अगर पूरी ओवरऑल कोई बात की जाए उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में मैदानी क्षेत्रों की यदि बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में सुबह और शाम काफी ठंड रहती है, लेकिन दोपहर धूप हो जाया करती थी। लेकिन मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार अब दोपहर में भी धूप नहीं के बराबर होगी और ठंड काफी ज्यादा रहेगा। लेकिन फिर भी यदि बात करें लोगों की, तो लोगों में उत्साह ही नजर आ रहा है। लोग कहीं पर भी अपने आप को बचाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि लोगों में बर्फबारी को देखने को लेकर है
दूसरे राज्यों से मेहमान लगातार उत्तराखंड आ रहे हैं। उत्तराखंड में आते ही मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। बारिश और बर्फबारी का यह अलर्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद यशराज, तमाम जानकारी के लिए। तापमान में गिरावट आने की इस दौरान संभावना जताई गई है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।